दोस्तों नमस्कार। दुनिया के मानचित्र को उठाकर देख लीजिए और इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए। इतना व्यापक परिवर्तन, वह भी पावर को लेकर, इससे पहले कभी आपको नजर आएगा नहीं। यह जिक्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति का है। एक ऐसी स्थिति जिसमें मिडिल ईस्ट, वहां से निकलने वाला तेल और खाड़ी देशों की ताकत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करती रही। और 1974 में जब अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर तय किया कि अब तेल बाजार में बिकेगा तो डॉलर के हिसाब से ही बिकेगा, तो उस वक्त एक नए शब्द का इजाद हुआ, पेट्रो डॉलर। और उसके बाद पूरी दुनिया की तमाम करेंसी डॉलर के सामने सिकुड़ती चली गई, या कहें डॉलर बड़ा होता चला गया। लेकिन इस एक युद्ध ने एक झटके में डॉलर के सामने ना सिर्फ संकट खड़ा कर दिया, बल्कि एक झटके में ईरान को पश्चिम एशिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत, या कहें ताकतवर देश के तौर पर एक झटके में स्थापित कर दिया है। और मिडिल ईस्ट के तमाम देश, जहां पर सबसे ज्यादा कच्चा तेल है, और खास तौर से सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, जिन्होंने बीते 10 वर्षों में अमेरिका के भीतर एक दो नहीं, लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। और अमेरिका के भीतर जो सुरक्षा की व्यवस्था अमेरिका ने की मिडिल ईस्ट को लेकर, उसकी तादाद, वहां की डिफेंस इंडस्ट्री को जोड़ लीजिए, या फिर जो पैसा डिफेंस के नाम पर अमेरिका के हिस्से में गया, वह भी तकरीबन 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का है। और एक झटके में अगर अब एशियाई देशों के गेट पे खड़ा ईरान सबसे ताकतवर है, इजराइल कहीं नहीं है, अमेरिका पहली बार उस होर्मुज रूट पर खड़ा होगा जहां पे जहाजों पर तेल का टैंकर हो, और तेल का टैंकर पास कराने के लिए युआन करेंसी में पेमेंट हो रही हो, और उसकी रक्षा अमेरिकी युद्धपोत या अमेरिकी नेवी कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं पावर शिफ्ट का मतलब होता क्या है। और करेंसी अगर एक झटके में युआन की उफान पर आ गई, तो उसके बाद दुनिया का ट्रेड हो, दुनिया के टैरिफ हो, या दुनिया के भीतर पावर स्ट्रक्चर को लेकर जो भी सोच हो, उसमें एक बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती, या कहें सबसे बड़ी ताकत के तौर पर चीन खड़ा हो चुका होगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, तो क्या वाकई इस युद्ध के 39 दिनों तक के बीच में ईरान ने 85% हथियार रसायन क्षमता को गंवा दिया, या कहें नष्ट हो गया। 130 वायु रक्षा प्रणालियां ध्वस्त हो गई, परिवहन नेटवर्क ठप पड़ गया, खारक द्वीप पर हमला हो गया, अरबों डॉलर का गोला बारूद, ईंधन, तैनात जो भी संसाधन थे, सब कुछ खर्च हो गया। और उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु जो था, वह टोल बूथ था, जो कि होर्मुज स्ट्रेट का वो हिस्सा जहां से तमाम जहाज तभी गुजर सकते हैं जहां पर वो वसूली कर ले। अभी तक वो तय कर रहा था दुश्मन देश और दोस्त देश, लेकिन अब सीज फायर हो गया है। लेकिन नया सवाल यह है कि इन सब के बीच अब खाड़ी देश क्या करेंगे। कल तक जो तेल की कीमत तय करते थे, जो अपने तौर पर इस स्थिति में लाकर खुद को खड़ा करते थे कि जब युद्ध चल रहा था तब भी सऊदी अरब को बहुत घाटा नहीं हुआ। सऊदी अरब जब युद्ध से पहले तेल बेच रहा था तो $67 प्रति बैरल था। युद्ध चल रहा था तो तेल की कीमत 130 बैरल प्रति डॉलर हो गई, और उसमें भी जो एशियाई देश जो प्रीमियम के तौर पर मौजूद थे, उन पर $19 और ज्यादा लिया जाने लगा। जो तेल की आवाजाही थी वो 50% रुक गई, लेकिन मुनाफा 50% से ज्यादा बढ़ गया। सऊदी अरब को कोई नुकसान हुआ नहीं। यूनाइटेड अरब अमीरात को नुकसान जरूर हुआ, क्योंकि उसने अपनी पूंजी इस दौर में जिस तरीके से दुबई को बनाने में लगाई, और अपनी इकोनॉमी के आश्रय वह उस दिशा में बढ़ना चाह रहा था जहां छोटा देश होने के बावजूद भी वो सऊदी अरब के समानांतर खड़ा हो सके। लेकिन एक झटके में सभी एक ऐसे दरवाजे के पीछे आकर खड़े हो गए जिस दरवाजे पर कोई दूसरा नहीं बल्कि ईरान खड़ा है। तो क्या इस युद्ध ने ईरान को सुपर पावर बना दिया? और अब तेल का भाव क्या होगा, यह भाव तय करेगा कि टोल से गुजरने वाले जहाज कितना चुकाएंगे। यह तय होगा कि दुनिया में कितनी बड़ी तादाद में तेल जाना है। यह तय करने लगेगा कि दरअसल अब बाजार में कीमत क्या होनी चाहिए। जाहिर है चीन को लाभ होगा। इस सीजफायर के दौर में भी चीन की भूमिका बड़ी रही है, लेकिन बात सिर्फ यहीं आई गई नहीं होती है। अगर एक कदम और आगे बढ़ाइएगा तो पहली बार अमेरिका होर्मुज में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए काम करेगा। यह अमेरिकी पोस्ट ने खुले तौर पर कह दिया। ईरान ने भी कह दिया कि ईरान ओमान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलेंगे, यानी ओमान खाड़ी देशों की कतार में इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। यानी ट्रंप जो लगातार जिस युद्ध के आश्रय
दुनिया की इकोनॉमी अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, वह एक झटके में इजराइल के पास कुछ नहीं और ईरान ताकतवर, और एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया जहां सब कुछ वो तय करेगा। यह बात इतनी आसान है नहीं, और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि अगर वो इस रास्ते चल निकला या फिर सीज फायर इसी रास्ते अस्थायी तौर पर समाप्त हो गया, तो फिर मतलब बहुत साफ है, ईरान वाकई एक नए सुपर पावर के तौर पर मौजूद होगा। यहां पर एक चीज खाड़ी देशों की समझ लीजिए, ओमान इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है क्योंकि शुल्क में भागीदारी ओमान की भी है। कुवैत और कतर ने खामोशी बरती है। खामोशी इसलिए बरती है क्योंकि यह टकराव की जगह ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। बचे बाकी 3 देश, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन, ये तीनों परेशान और चिंतित है क्योंकि इन्हीं 3 जगहों पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा अपनी मौजूदगी दिखाई, या इन तीनों देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अमेरिका को लेकर किया। बहरीन में तो 5th फ्लीट, उसका हेडक्वार्टर अमेरिका ने वहां मौजूद कर दिया, जिसको इस युद्ध में ईरान ने तबाह कर डाला। अब सवाल यह है कि अब ईरान जिस रास्ते निकल पड़ा है उसमें ईरान का नियंत्रण, आर्थिक मजबूती और अमेरिका के साथ साथ अब यूनाइटेड नेशन के भीतर जो सीमा सुरक्षा समझौते के तहत अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मुक्त हुआ करता था, यानी टैक्स फ्री था, अब उसमें टैक्स लगाकर बकायदा जानकारी दुनिया के सामने यह कहकर रखी कि इससे पहले याद कर लीजिए सुएज नहर, और अगर आप सुएज नहर को याद कर रहे हैं तो फिर याद कर लीजिए मिस्र की ताकत कैसे बढ़ी थी, और इस वक्त ठीक उसी तर्ज पर ईरान की ताकत कैसे बढ़ी है, या इस दौर में अमेरिका कैसे कमजोर हुआ है, उस दौर में ब्रिटेन फ्रांस की क्या स्थिति हुई थी। ये तमाम बातों को जब आप जिक्र कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अब जिस रास्ते ईरान चल पड़ा है उसमें इस होर्मुज रूट को लेकर वो क्या कुछ तय कर सकता है। हमें लगता है पहले तो आप ये जान लीजिए कि दरअसल इस होर्मुज रूट की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान कितना हुआ। युद्ध चलता रहा, जहाजों का गुजरना बंद हो गया, और उस दौर में यह खुले तौर पर चीजें नजर आई, जिसको लेकर हमारी टीम ने इस पे काम जब करना शुरू किया तो उसने बतलाया कि पूरी दुनिया के भीतर जो क्रूड ऑयल था उसमें एवरेज 35% की बढ़ोतरी हो गई, जो एलपीजी थी उसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई, जो रिफाइंड फ्यूल था उसमें अगर आप हवाई जहाज या कहें जेट फ्यूल में 20% औसत की बढ़ोतरी हुई है, डीजल में 10% की औसत बढ़ोतरी हुई है, और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर वह दुनिया के भीतर कमी के तौर पर स्कैर्सिटी उसकी आ गई, क्योंकि सल्फर 55% कीमत बढ़ गई, उसकी आवाजाही खत्म होने लगी। यूरिया 30% कीमत बढ़ गई, अमोनिया की कीमत 25% बढ़ गई, और इन सब के बाद ईरान ने आज कहा अब जो हम टैक्स वसूलेंगे और जो ओमान के साथ साझा करेंगे उसके बाद हमको लगभग $64 बिलियन का लाभ होगा हर साल। इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज जो डॉलर की कीमत है उस मुताबिक 5,91,860 करोड़ रुपया, यानी तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे इस युद्ध के बाद ईरान को हर बरस का लाभ दे गए। एक क्षण के लिए युद्ध के दौर में जो कीमतें बढ़ी हैं उस पर नजर तो जरूर डाल लीजिए। संकट में आई दुनिया की इकोनॉमी का यह एक अनूठा सच है कि सिर्फ होर्मुज रूट अगर दुनिया के मानचित्र पर देखिएगा तो आपको बहुत छोटी सी नीली धारा दिखाई देगी, लेकिन वहां से गुजरने वाले जहाज चूंकि यह खाड़ी देशों को छूते हैं, और उन तमाम खाड़ी देशों को छूते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ तेल है, और जो दुनिया के बाजार में लगभग 50% तेल यहीं से जाता है, तो यह मैसेज बड़ा हो गया कि दुनिया में समुद्र का वो हिस्सा कोई मायने नहीं रखता है जो फैला हुआ है, लेकिन यह छोटी सी लकीर बहुत मायने रखती है। और ध्यान दीजिए, सीजफायर के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक ट्वीट करते हैं, एक्स ट्रुथ पर वो जानकारी देते हुए कहते हैं कि अब ईरान पुनः निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हम हर हाल में आपूर्ति को लेकर वहां मौजूद रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चले। यह मध्य पूर्व का स्वर्ण युग हो सकता है, यानी मिडिल ईस्ट का गोल्डन एरा क्या वाकई हो चुका है या हो जाएगा, और उसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है या ईरान करेगा। और जिन बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम हर तरह की आपूर्ति लेकर वहां मौजूद रहेंगे, तो क्या यह मैसेज है कि अब ईरान को खड़ा करने में जो भी प्रोडक्ट लगेगा, वो उपकरण हो, इस्पात हो,
इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता की जरूरत हो, एल्युमिनियम शीट हो, जो भी हो, वो सब कुछ अमेरिका देगा। शायद यहां भी भूल हो रही है, क्योंकि चीन इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है और चीन के दबाव कहिए या चीन के साझा तौर पर अर्थव्यवस्था को संभालने के तौर तरीके कहिए, सीजफायर की दिशा में ईरान इसीलिए बढ़ा क्योंकि आखिरी फोन शी जिनपिंग का ही ईरान गया था और वो मैसेज बहुत बड़ा था कि इससे बेहतरीन रास्ता कुछ हो नहीं सकता है। इकोनॉमी को देखिए और उसके बाद देश को खड़ा कर लीजिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के पुनर्निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर जो कहा, उसका संदेश है क्या? यह बड़ा मायने रखता है। इसलिए मायने रखता है क्योंकि अमेरिका के भीतर यह मैसेज अब ट्रंप दे रहे हैं कि देखिए, युद्ध सफल रहा, ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया, हम तमाम चीजों में मदद करेंगे और हम खूब पैसा बना सकते हैं और अमेरिका की यह जीत हो गई। यानी 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत मायने नहीं रखती है। जिस 10 सूत्री पर सहमति ट्रंप ने जताई 14 घंटे पहले, उसी 10 सूत्री को वो खारिज कर चुके थे और ईरान को मैसेज वो दे रहे हैं कि हम आपके साथ पुनर्निर्माण करेंगे, यानी सब कुछ आपके लिए अपने बाजार से उपलब्ध करा देंगे। यहां चीन के लिए भी सवाल शायद ट्रंप छोड़ रहे हैं कि हम होर्मुज रूट पर मौजूद रहेंगे, हमारी नेवी मौजूद रहेगी। वो चाहे युआन की रक्षा करे डॉलर को छोड़कर, लेकिन बावजूद इसके सारी जानकारी अमेरिका के पास इस रूट की अब आएगी और उसकी जो 82nd एयरबोर्न बटालियन है उस तक भी जानकारी पहुंचेगी और आने वाले वक्त में यह स्थिति और भी बड़ी हो सकती है। यह मैसेज सीज फायर के बाद की उन स्थितियों को लेकर कह सकते हैं जो एक लिहाज से कोई समझ नहीं पा रहा है कि सब कुछ ईरान को सौंपकर अमेरिका बाहर क्यों चला गया। और यहीं से बात आगे की शुरू होती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के सामने, खाड़ी देशों के सामने, अमेरिका के सामने संकट एक ही है, दुनिया के ऑयल पर किसका कब्जा होगा। और वो कब्जे का मतलब बहुत साफ था, उससे आर्थिक स्थिति उसी देश की सुदृढ़ होगी। अब अगर इस परिस्थिति में आकर खड़े हो जाइए तो इस होर्मुज रूट का सच है क्या और दुनिया के भीतर कच्चे तेल का सच क्या है। कच्चे तेल का सच तो यह है कि अमेरिका ने पूरे के पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान को छोड़ दीजिए तो सब चीजों पर उसने कब्जा कर लिया है। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल है, लगभग 17% 304 बिलियन बैरल रिजर्व है, उस पर कब्जा वो कर चुका है। सऊदी अरब उसके साथ अभी तक खड़ा था, अब क्या होगा, यह संकट का द्वार है। 268 बिलियन बैरल सऊदी अरब के पास रिजर्व है, यानी दुनिया का लगभग 15%। ईरान के पास सिर्फ पूरी दुनिया का 11.82% है, यानी वो तीसरे नंबर पर आता है। एक क्षण के लिए अगर इस 11.82% को आप अलग कर देते हैं तो उसके बाद जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, कनाडा है, इराक है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कुवैत है, खुद अमेरिका है, रशिया है, लीबिया है। इन तमाम देशों के साथ कोई ना कोई संबंध किसी ना किसी तरीके से कूटनीतिकता, लेकिन ईरान के साथ नहीं है। और ईरान को इस युद्ध में अपने अनुकूल करने की दिशा में अमेरिका ना सिर्फ बढ़ रहा था, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार कहा कि मैं ईरान का तेल चाहता हूं। यह मैसेज बड़ा जरूर था, लेकिन इस मैसेज के भीतर का संकट यह था कि लड़ाई तेल को लेकर है और तेल को ही छोड़कर और डॉलर को ही त्याग कर अमेरिका को सीज फायर की दिशा में बढ़ना पड़ गया। और उसके आगे का सवाल खाड़ी देशों के लिए है, जिसमें सऊदी अरब 268 बिलियन बैरल, इराक 145 बिलियन बैरल, यूनाइटेड अरब अमीरात 113 बिलियन बैरल, कुवैत 101 बिलियन बैरल। ये तमाम देशों के पास मौजूदा कच्चा तेल दुनिया के बाजार में कैसे जाएगा और कैसे कीमतें तय होगी, अब ये ईरान के कब्जे में है। और शायद इसीलिए इस बात को एक दूसरी दृष्टि से अगर आप समझें तो जो 25% लगभग जो वर्ल्ड मैरीटाइम ऑयल है वो इस होर्मुज रूट से गुजरता जो है, इसमें सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब का ही गुजरता है, 5.29 मिलियन बैरल पर डे। और सबसे ज्यादा तेल चीन लेता है 5.35 मिलियन बैरल पर डे, जो 37% है। यानी सऊदी अरब का 37% तेल इस क्षेत्र से गुजरता है जो ओवरऑल तेल गुजरने का है, और चीन उसमें से 37% तेल खरीद लेता है। वो बाकी देशों का भी तेल खरीदता है इस इलाके से गुजरने के बाद, क्योंकि यहां से जो ईरान का तेल गुजरता है वो सिर्फ 10.6% है, 1.51 मिलियन बैरल पर डे। अब इस कतार में आइएगा तो होर्मुज रूट पर जो फंसे हुए थे उसमें सऊदी नंबर 1 पर था, इराक नंबर 2 पर था, यूनाइटेड अरब अमीरात नंबर 3 पे था, कुवैत नंबर 4 पे था, कतर नंबर 5 पे था। अब आप इस परिस्थिति के भीतर जो तेल खरीदने वाले देश थे उसमें नंबर 1 पे चीन है तो दूसरे नंबर पर भारत है।
एक ग्राफिक आपको दिखलाते हैं जिससे और तस्वीर साफ होगी कि दरअसल इस होर्मुज रूट पर ईरान के कब्जे का मतलब क्यों सुपर पावर एक झटके में हो जाना है या पूरे मिडिल ईस्ट पर उसका दबदबा कायम हो गया, यह मैसेज कन्वे वो कर रहा है। यह युद्ध सीजफायर की दिशा में तो चला गया 2 हफ्ते के लिए। इस दौर में बातचीत भी 10 तारीख से पाकिस्तान में शुरू होगी। लेकिन सवाल है सीजफायर तक की परिस्थिति में जिसने सब कुछ गंवाया वो और कोई नहीं, इजराइल है, जिसके हाथ में आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जो नेतान्याहू सबसे मजबूत नजर आते थे इस पूरे वार्तालाप में, इस सीजफायर में, वो कहीं नहीं है। और आर्थिक तौर पर जिस संपन्नता के साथ दुनिया की इकोनॉमी को अपने हिसाब से तय करने की सोच जो मिडिल ईस्ट देशों में, खाड़ी देशों में, अरब देशों के बीच थी, वो एक झटके में घुल गई। और जो ईरान इस दिशा से कमजोर हो चुका था कि उसके पास हथियार ही ना बचे, वो अब अपने न्यूक्लियर हथियारों को खड़ा कर सकता है, मिसाइल प्रोग्राम बढ़ा सकता है। होर्मुज रूट पर कब्जा बरकरार रहेगा। पार्लियामेंट से पास कर चुका है कानून, तो उस पर कोई रोक लगा नहीं सकता है। और इन परिस्थिति में जो मिडिल ईस्ट के देश ये सोचते रहे और लगातार अमेरिका को उकसाते रहे कि ईरान को खत्म कर दो, चाहे उनकी इजराइल से दुश्मनी गाजा के वक्त और फिलिस्तीन के वक्त को लेकर क्यों ना हो, परिस्थितियां एक झटके में बदल गई। और इस बदली हुई परिस्थिति का एक अनूठा सच और किसी ने नहीं बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने, यार लैपिड ने, यह कहकर लिख दिया कि हमारे पूरे इतिहास में ऐसी राजनीतिक डिजास्टर कभी नहीं हुआ। यह पॉलिटिकल डिजास्टर जो हुआ है, इससे बड़ा डिजास्टर हमारे अपने इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल मुद्दे से जुड़े फैसले लेते समय इजराइल का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था। जी, ये पूर्व प्रधानमंत्री यार लैपिड लिख रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि सेना ने हर तरह से अपना कर्तव्य निभाया, जनता ने अविश्वसनीय दृढ़ता दिखाई, लेकिन नेतान्याहू का राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से विफल हो गए और अपने द्वारा निर्धारित किसी भी लक्ष्य को वो पूरा कर नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने लिखा, नेतान्याहू ने अहंकार, लापरवाही और रणनीतिक योजना की कमी के कारण जो राजनीतिक और रणनीतिक क्षति इजराइल को पहुंचाई है, उसे ठीक करने में हमें वर्षों लग जाएंगे। यह इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का कथन है। तब महत्वपूर्ण यह है, क्या इजराइल दोबारा से खड़ा होगा? क्या वाकई 2 हफ्तों के सीजफायर में अमेरिका ने सिर्फ वक्त लिया है और इसके बाद की परिस्थितियां फिर से युद्ध की दिशा में कहीं चली तो नहीं जाएगी? खाड़ी देशों के भीतर भी कुछ सवाल हैं। उन सवालों में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात ईरान के आगे दबने को तैयार नहीं है। क्या उनके लिए कोई रास्ता निकलेगा? इन सारे सवालों को लेकर जो ईरान के सामने एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा बहुत साफ उसने रख दिया। दरअसल इन सारे मुद्दों पर चर्चा हम रात में करेंगे, लेकिन यह बताते हुए कि ईरान ने खुले तौर पर कहा कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है। दुश्मन ने जरा भी गलती की तो ट्रिगर से उंगली अभी हटी नहीं है, चाहे यह सीजफायर हो गया हो। यह मैसेज है क्या? चर्चा रात में होगी इस पर। फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।